राज्यसभा टीवी का ये बेहद ख़ास प्रोग्राम है गुफ्तगू। और गुफ्तगू में आज हैं हमारे साथ बेहद ख़ास मेहमान, हिंदी फिल्म हिस्टोरियन पवन झा। और ये बातचीत पवन झा के घर में ही रिकॉर्ड हो रही है। और हम यहाँ अपने दर्शकों को ये ज़रूर बताना चाहेंगे कि हम चाहते हैं कि ये बातचीत काफ़ी लंबी हो, लेकिन ये बातचीत फ़िलहाल छोटी रहेगी और हो सकता है कि हम उसमें बहुत कुछ स्पेसिफिक मुद्दों पर ही बात करें। और पवन जी ने हमारे लिए जो इतना समय निकाला है उसमें हम ख़ास तौर पर चाहेंगे कि RMIM की जो मीट अभी हाल में हुई है उस पर हम फोकस रखें। बहुत सारी ऐसी बातें हैं पवन जी के पास जो हमें उनसे करनी है, लेकिन हम आपसे वादा करते हैं कि इसके लिए हम अगली बार ज़रूर पवन जी से ये रिक्वेस्ट करेंगे, ये निवेदन करेंगे कि वो हमको समय दें। पवन झा राजस्थान के सीकर में जन्मे पवन झा एक टेक्नोक्रेट हैं। उन्होंने इलेक्शन रिफॉर्म्स और आधार जैसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में एक तकनीकी विशेषज्ञ के तौर पर अहम भूमिका निभाई है। नब्बे के दशक में चुनावी सुधारों में तकनीकी समाधानों में उनका योगदान रहा है, खासकर चुनावों में EVM के इम्प्लीमेंटेशन में। वो नेशनल साइबर सिक्योरिटी काउंसिल के एसोसिएट मेंबर हैं। पवन झा को फिल्मों का शौक बचपन से ही है और वो आज समान रूप से सिनेमा और संगीत के विशेषज्ञ के रूप में जाने जाते हैं। पवन झा BBC के साथ भी जुड़े रहे हैं। इसके अलावा वो द हिंदू, आउटलुक और क्विंट में सिनेमा और संगीत पर लिखते रहे हैं। पवन झा एक कैंसर सर्वाइवर भी हैं और ठीक होने के बाद पिछले 5 साल में कैंसर मरीजों और उनके परिवारों की सहायता को उन्होंने अपना ध्येय बनाया है। पवन झा के व्यक्तित्व के जिस पहलू की चर्चा हम खास तौर पर इस मुलाकात में करेंगे वो है सिनेमा और संगीत की आर्काइविंग की और एक सांस्कृतिक संग्राहक के तौर पर उनकी भूमिका की। और जानेंगे RMIM के बारे में, जो भारतीय संगीत प्रेमियों का एक वैश्विक संगठन है जो पिछले 3 दशकों से संगीत, खासकर पुराने दौर के फिल्म संगीत को बचाने और उसके डॉक्यूमेंटेशन और आर्काइविंग में अहम भूमिका निभा रहा है। जयपुर में हुई इस बातचीत के बाद पवन झा ने हमें एक अनोखा पोर्टेबल विनाइल प्लेयर भी दिखाया जो एक ठहरे हुए विनाइल रिकॉर्ड पर चक्कर काटता हुआ उस रिकॉर्ड में दर्ज ध्वनियों का जादुई संसार रचता है। इस प्लेयर के बारे में उन्होंने हमें बताया कि आने वाले दिनों में ये उन ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध होगा जो प्लेयर के अभाव में इन रिकॉर्डों को सुनने का शौक रखते हैं।
बहुत स्वागत है पवन जी, बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने अभी अपने दर्शकों से बताया कि हम RMIM के बारे में बात करेंगे। बहुत सारे दर्शक हो सकता है नहीं जानते हो कि RMIM ये जो जादुई 4 शब्द हैं, 4 अक्षर, वो क्या हैं? देखिए, RMIM को 2 सतहों पे देखना जरूरी है। सबसे पहला तो एक सामाजिक समूह है, एक ग्रुप है जो एक पैशन की वजह से आपस में जुड़ा हुआ है, और आज से नहीं, इसको करीब 28-30 साल हो गए जब से ये साथ है। और इसका जो बीज है वो अमेरिका में पड़ा था, और आज लगभग पूरी दुनिया में RMIM के खूब सारे मेंबर्स हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं। और सबका जो एक बाइंडिंग फैक्टर है वो है म्यूज़िक, और म्यूज़िक में भी खासकर हिंदुस्तानी फिल्म म्यूज़िक। और इसका जो दूसरा सतह है वो है टेक्नोलॉजी का सतह, कि इंटरनेट के माध्यम से जब इंटरनेट का 90 के दशक में हमारी ज़िंदगी में आगमन हुआ तो उसने बहुत सारे दरवाजे खोले। हाँ, अभी जो दरवाजे खोले उस पर हम आएंगे। शुरू में ही ये जो RMIM, इसका कुछ फुल फॉर्म बताइए, फिर उसके बाद हम लोग इंटरनेट ने कैसे रास्ते खोले उस पर हम लोग चलेंगे। तो इंटरनेट पे जब शुरू हुआ इंटरनेट, तो उसके कुछ अलग अलग प्रोटोकॉल्स हुआ करते थे। तो वेबसाइट्स के लिए HTTP का प्रोटोकॉल था जिस पर हम वेबसाइट देखते थे। एक न्यूज़ ग्रुप्स का प्रोटोकॉल था जहाँ पे आप एक बहस, कुछ लोग मिलके बहस कर सकते थे। तो न्यूज़ ग्रुप में जो नेमिंग फॉर्मेट था वो इस तरह से होता था, डॉट्स लगा के जो सब्जेक्ट है। तो रैक इज़ रिक्रिएशन, तो RMIM इज़ rec.music.indian.miscellaneous। तो इंडियन म्यूज़िक में जो मिसलेनियस म्यूज़िक है, जिसमें हिंदी फिल्म सॉन्ग सबसे प्रोमिनेंट था, और इसी तरह से अमेरिकन म्यूज़िक का अलग था, यूरोपियन म्यूज़िक का अलग था। तो रैक म्यूज़िक इंडियन मिस्क, इसी तरह से रैक म्यूज़िक इंडियन क्लासिकल RMIC। इसी तरह से एक लैंग्वेज उर्दू पोएट्री। तो न्यूज़ ग्रुप्स इस तरह से अलग अलग फोकस्ड उस पर, जैसे आज की तारीख में फेसबुक के जो ग्रुप्स हैं, हम कुछ उस तरह का मान सकते हैं जो फोकस ग्रुप होते हैं बहुत सारे एक सिंगल इंटरेस्ट को लेके। तो उस तरह का ग्रुप जो अब तो हम इंटरनेट के जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो सब सिमट के सारे वेब में आ गए हैं, HTTP आ गए, पर पहले ये सब अलग अलग थे। तो RMIM मीन्स रैक म्यूज़िक इंडियन मिस्क, मतलब हिंदुस्तानी म्यूज़िक में जो मिसलेनियस म्यूज़िक है, क्लासिकल के अलावा, जिसमें फोक म्यूज़िक भी आता है, फिल्म संगीत भी आता है। और क्योंकि दुनिया में फिल्म संगीत की जो पॉपुलैरिटी है खासकर भारतीयों में वो बहुत ज़्यादा है, तो उसका फोकस फिल्म म्यूज़िक पे रहा। तो RMIM वो एक ग्रुप था, और शुरुआत 92 में अमेरिका में हुई। और अमेरिका में कुछ लोग थे, उन्होंने मिलना शुरू किया संगीत के माध्यम से। देखिए, यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपको मैं बताऊं कि हम अमूमन एक बॉन्डिंग जो करते हैं, दोस्ती जो करते हैं, वो कैसे करते हैं? कॉमन इंटरेस्ट पे करते हैं। जब हम शुरुआत होती है तो हम हमारी फैमिली में चाचा के लड़के हैं, मामा के लड़के हैं, चाचा मामा, उनसे डिस्कस करते हैं, संगीत डिस्कस करते हैं, या स्कूल कॉलेज गए वहाँ डिस्कस करते हैं। यहाँ एक दूसरी तरह से हम रिलेशंस पे आ रहे थे कि हम संगीत से जुड़े हुए थे, और उसके माध्यम से हम अपनी दोस्ती बना रहे थे। अभी तक क्या होता था, कॉलेज स्कूल में दोस्त बने, उनसे हम संगीत डिस्कस करते थे कि किशोर कुमार तेरे को पसंद है, अनिल विश्वास तेरे को पसंद है। लेकिन RMIM के बाद एक, और इंटरनेट के प्लेटफॉर्म के बाद, हमें एक ऐसा माध्यम मिला जहाँ कॉमन इंटरेस्ट संगीत था, और रिलेशनशिप उसके बाद थी। जितनी दोस्तियाँ बनी, जो हमारे इतने साल के गहरे रिश्ते बने, वो सारे के सारे संगीत के माध्यम से बने। तो वहाँ कॉमन बाइंडिंग फैक्टर उस म्यूज़िक, फिल्म म्यूज़िक, उसमें फोक म्यूज़िक पे भी डिस्कस होता था, उसमें सेमी क्लासिकल पे भी होता था, क्लासिकल भी होता था, पर उसका जो फोकस था वो फिल्म म्यूज़िक का। तो अगर शुरुआत की बात करें तो खुद जब आप इसके साथ जुड़े होंगे तो ज़रूर आपने इसमें कोई कैच देखा होगा कि इस ग्रुप में, तो वो क्या वजह थी कि आप भी उसका हिस्सा बनने के लिए आपने सोचा? देखिए, हम लोग खासकर 70 के दशक में जब आए हैं, हम लोग एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, ट्रांजिट जनरेशन है, 70, 80, 90 का दशक, क्योंकि उन्होंने दुनिया को बदलते हुए बहुत तेज़ी से देखा है। और संगीत खासकर उसमें, अगर हम उससे पहले एक दूसरे उसकी बात करें, तो जो रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री है,
जो हमारे यहाँ 1900 से के दशक से शुरू हुई और शशि बाला और गौहर जान के रिकॉर्ड से हमारी एक शुरुआत हुई, तो उसने हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में, हमारी जनरेशन के लिए एक बहुत बड़ा काम किया कि उसने आवाज़ को सहेजना शुरू कर दिया और सिनेमा ने तस्वीर को सहेजना शुरू कर दिया। उससे पहले फोटोग्राफी थी, किताबों में आप कंटेंट सहेजते थे, लेकिन जो आवाज़ और विजुअल्स का सहेजना था, उसने ज़िंदगी में एक बिल्कुल नया आयाम लाया। कैसे कि हमने मीरा को पढ़ा था, कबीर को पढ़ा था, ठीक है, अमीर खुसरो को पढ़ा था, उनको समझा भी था, लेकिन कभी देखा नहीं, कभी उनको सुना नहीं। तो हमें ये भी नहीं पता कि हम जो उनका पढ़ रहे हैं वो उनका अपभ्रंश है या वास्तविक वो रूप है, क्योंकि उनका कोई सोर्स ऑफ ट्रूथ हमारे पास बचा नहीं। जिस तरह से वो ओरल हिस्ट्रीज में मेंटेन रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी, एक पीढ़ी ने अपने अगली पीढ़ी को बताया, अगली पीढ़ी ने अगली पीढ़ी, तो सहेजने के लिए हमारे पास कुछ नहीं था उनका इतिहास को। लेकिन रिकॉर्डिंग हिस्ट्री ने एक प्रॉपर सोर्स ऑफ ट्रूथ को सहेजना शुरू किया, ठीक है। तो वहाँ उसकी एक इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है कि हमने बेगम अख्तर को भी सुना, हमने बड़े गुलाम अली खां को भी सुना और उनके एक्चुअल फॉर्म में सुना कि एक्चुअल में कैसे गाते हैं। अनिल विश्वास ने कंपोज किया तो कैसा कंपोज किया, नौशाद ने कंपोज किया, हुस्नलाल भगत राम ने कंपोज किया। तो हम उनको देख भी सकते हैं और उनको सुन भी सकते हैं जो उन्होंने किया, भले ही वो आज हमारे बीच में नहीं है। तो ये उनका काम एक बहुत बड़ा काम था। अब देखिए, ये वो दौर था कि सिनेमा बनना शुरू हुआ। सिनेमा एक बहुत बड़ा पॉपुलिस्ट मीडियम बना और सबसे बड़ा आज की तारीख में मेरे ख्याल से सबसे बड़ा जो मीडियम है जिसने पूरी दुनिया को जोड़े रखा वो सिनेमा है। सिनेमा से भी बड़ा जो फिल्म संगीत था वो सिनेमा का एक बाय प्रोडक्ट था, क्योंकि हमारी फिल्में अमूमन रामलीला से आई हमारे यहाँ, या स्टेज से आई, पारसी थिएटर से आई, जो उनका बेसिक था। उन सब में संगीत की एक विशेष महत्ता थी। दास्तान गोई थी लैला मजनू की, तो वो भी गा के कही जाती थी। तुलसीदास ने जो चौपाइयाँ की, रामायण रामचरितमानस भी हमारे यहाँ गा के होती थी। तो हमारे यहाँ जो स्टेज था, नाटक था, उसमें शुरू से संगीत कहीं उसका हिस्सा था। तो सिनेमा ने जब उसको अडॉप्ट किया तो संगीत अपने आप आ गया। जब बोलती फिल्मों का दौर शुरू हुआ, साइलेंट के दौर में तो लाइव ऑर्केस्ट्रा होता था जो सीन्स के साथ वो करता था, लेकिन जब बोलती फिल्मों का दौर हुआ तो सिनेमा ने एक बाय प्रोडक्ट दिया, संगीत को। अब संगीत को रिकॉर्ड करने के लिए आपको एक सिनेमा से अलग रिकॉर्डिंग इंडस्ट्री की जरूरत पड़ी। जो अलग अलग रिकॉर्डिंग कंपनीज थी तो उन्होंने रिकॉर्ड्स निकालने शुरू किए। अब इसके दो फायदे हुए। सिनेमा तो आपको सिनेमा हॉल में जाकर देखना होता था, रिकॉर्ड्स के जरिए, और उन रिकॉर्ड्स के द्वारा रेडियो के जरिए संगीत हमारे घर में पहुंचने लगा, गीत संगीत। तो वो कहीं ना कहीं उस अपनी शेल्फ लाइफ को उसने सिनेमा से ऊपर कर दिया। उसकी जो पहुंच थी, उसकी जो रीच थी। और सिनेमा तो आप एक बार देखेंगे, दो बार देखेंगे, 10 बार देखेंगे, लेकिन जो संगीत आपके घरों में रोज पहुंच रहा है, तो जो सहगल की जो प्रसिद्धि थी वो उनके एक्टर के बजाय जो सिंगर के रूप में हुई, क्योंकि वो सिंगर एक्टर दोनों थे और शुरू के दौर में इसीलिए हमें सिंगर एक्टर्स बहुत मिले। खुर्शीद थी, सुरैया थी, ये सब इसलिए क्योंकि वो गाते भी थे, और जो अच्छा गाते थे वो सिंगिंग सुपरस्टार्स बने, जो अच्छा नहीं गाते थे वो केवल स्टार्स बन के रह गए। तो कहीं उस गीत और संगीत ने जो अपना एक इम्पैक्ट सिनेमा से बड़ा कर दिया। तो हमारी जनरेशन में धीरे धीरे रिकॉर्ड्स घरों में पहुंचने लगे, ड्राइंग रूम्स तक पहुंचने लगे, और उसके अलावा रेडियो तो था ही जो प्रसार कर रहा था, और कैसेट्स का जो दौर आया उसने संगीत को और बढ़ा दिया। तो संगीत से हमारा कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो गया। जैसे खाना पीना, जैसे हम सांस लेते हैं, तो संगीत कहीं ना कहीं हमारे आसपास जो बज रहा है, चाहे हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं तो बज रहा है, पान की दुकान पे हैं तो बज रहा है, हम कहीं बाजार में हैं तो बज रहा है, घर पे हैं तो बज रहा है। तो संगीत से एक भी बहुत विशेष नाता हमारी जनरेशन का रहा, उस टेक्नोलॉजी की वजह से जिसने उसे घर घर पहुंचाया। पहले वो केवल महफिलों तक था, रसिकों की महफिलों तक था, रजवाड़ों तक था जो उसे अफोर्ड कर सकते थे, है ना। लेकिन बाद में टेक्नोलॉजी ने उसे घर घर तक पहुंचा दिया, तो उसकी एक सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा हो गई। तो कहीं ना कहीं हमारी एक जनरेशन ऐसी थी। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक मेरी उम्र का एक बच्चा अमेरिका में पला बड़ा है, एक जना बम्बई में पला बड़ा है, एक जना कलकत्ता में पला बड़ा है। कहीं हम एक गाने की वजह से अगर कनेक्ट कर पाते हैं तो ये संगीत का बहुत बड़ा योगदान है कि हमारी दोस्ती उस वजह से होती है। और कहीं ना कहीं RMIM पे जुड़ने पे जो कैच था, जो आप कह रहे हैं कि 95-96 में जयपुर में इंटरनेट आया, तो मैं सरकार में काम करता था, तो उसी दौरान मैंने RMIM को एक्सप्लोर किया। और RMIM 92 से था, और पर मैंने 96 में एक्सप्लोर किया, और इमीडिएटली मैंने एक ऐसी दुनिया देखी जहाँ पे लोग मेरे जैसे ही पैशनेट हैं और मेरे से ज़्यादा जानते हैं।
तो सीखने के लिए मेरा बहुत कुछ था। ऐसे गीत जो खो गए थे, जो लोगों ने बचा के रखे थे, सब शेयर करने के लिए बहुत उत्सुक हैं। कोई बिना वेस्टेड इंटरेस्ट के, बिना किसी पैसे के, उस सबको ये है कि मैं सुनता हूँ तो और भी सुने। मतलब एक जो भावना है, तो वहाँ जो लोगों की भावना थी, जो पैशन था म्यूज़िक के लिए, वो सबका एक कॉमन बाइंडिंग फैक्टर था। वो उसका सबसे बड़ा कैश था। आज की तारीख में कहीं सोशल मीडिया पे वो बहुत मिसिंग है, लेकिन अभी भी जो हमारे कोर RMIM का ग्रुप है उसमें सब में लगभग उस तरह का है। आज भी अगर RMIM का, अच्छा RMIM के साथ एक और इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था कि हर साल अमेरिका से शुरू हुआ, 92 से हर साल 2 बार अमेरिका में मीट्स हुआ करती थी, जहाँ पे फिजिकली एक जने के घर पे 50, 60, 70 लोग RMIM के इकट्ठे हुए, वो बात करते थे, 3 दिन तक साथ रहते थे, तो वो एक बॉन्डिंग एक अलग क्रिएट हुई। लेकिन फिजिकली जुड़ने, इकट्ठा होने से पहले जब तक ये ग्रुप था, हाँ। यानी अपने इनिशियल डेज में, हाँ। वो ग्रुप कैसे जोड़े रखता था लोगों को? मतलब वो क्या रोल, मतलब कैसे हाँ, होता, जी, कैसे जी, था? जैसे आज की तारीख में हम फेसबुक पे कनेक्ट करते हैं, तो लगभग उसमें क्या है कि अलग अलग थ्रेड्स, अलग अलग बहसों के, उसमें बहस भी होती थी, उसमें लड़ाइयाँ भी होती थी कि साहिर बहुत बढ़िया हैं और गुलजार को, मतलब जो हैं, कई लोग ऐसे थे बहुत स्टॉन्च, नौशाद को जो है बिल्कुल, मतलब अलग अलग जो हम महान लोग हैं, किशोर और रफ़ी के ऊपर खूब लड़ाई हो रही है, किसी ने हुस्नलाल भगत राम को सुना है तो उस पर बात कर रहा है। तो वहाँ उसका जो फॉर्मेट था वो डिस्कशन का फॉर्मेट था, ओपन फॉर्मेट था, कोई भी उस डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकता था। प्लस रोज आप किसी भी अपने सेलेक्टेड विषय में किसी पे भी बात कर सकते थे। तो एक इंटरनेट पे एक माध्यम था जिस पे ईमेल, न्यूज़ ग्रुप के थ्रू सब जुड़े हुए थे, और उस पे सबसे जो खास बात थी कि विंटेज एरा 1930 के संगीत पे भी बात हो रही थी और 95 के संगीत पे भी बात होती थी, जो रहमान उस समय आए थे, तो उस पर भी बात हो रही थी, दोनों तरह के। तो और उस पर जो लोग थे, क्योंकि अमेरिका में इंटरनेट पहले आ गया था, तो जो लोग उस दौर में रिटायर हो रहे थे या जो उस दौर में टेक्नोलॉजी, अब देखिए अमेरिका में जो भारतीय गए अधिकतर उस दौर के वो थे जिन्होंने जो टेक्नोलॉजी कंपनीज वगैरह में गए, तो उनके पास टेक्नोलॉजी का एक बेस था। लेकिन कहीं ना कहीं संगीत उनके ज़िंदगी का भी एक अहम हिस्सा रहा जब भारत में पले बड़े हुए। तो इन उस टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जुड़ना शुरू हुआ और वो बातें, बहसें चालू हुई। और आज भी मैं आपको बताऊं, उन बहसों से निकल के बहुत सारी किताबें बन चुकी हैं, और उन बहसों में बहुत कुछ अगर आप ढूंढेंगे, उसका एक ख़ास बात है कि गूगल पे अभी भी आर्काइव्ड है, तो आप 1992 की भी अगर आप डॉक्यूमेंटेशन देखना चाहते हैं, प्लस लोगों को जो आधी सही जानकारी थी वो भी कई सारे लोगों से मिलकर वैलिडेट हुई, सही हुई, ये भी, और आज तक सही होती जा रही है। तो ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। इसका मतलब मुझे जो समझ में आती है बात कि वर्चुअल स्पेस में जो दोस्तियां और जान पहचान हुई, उसको एक फिजिकल स्पेस में सचमुच में आमने सामने बैठकर बात करने का एक सिलसिला। तो उस क्रम में ये जो अभी चेन्नई में RMIM की मीट हुई, ये कौन सी संख्या, मतलब कितनीवीं मीट रही होगी? अभी तक आप ये मान के चलें कि ये 75 या 76वीं मीट थी। एग्जैक्ट नंबर मतलब मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है। और इंडिया में हम लोगों ने 2006 में पहली मीट की थी बेंगलोर में, और उससे पहले अमेरिका में ही होती आई। और अमेरिका में भी क्या खास बात थी, एक मीट हर साल वेस्ट कोस्ट पे होती थी, एक मीट हर साल ईस्ट कोस्ट पे होती थी। तो जो लोग अमेरिका में भी, क्योंकि बहुत दूरियां हैं, तो ईस्ट कोस्ट में अधिकतर ईस्ट कोस्ट वाले जाते थे। वैसे तो 2 अलग अलग वो चल रहे थे, लेकिन वहाँ पे भी ऐसे कई लोग थे जो दोनों जगह जा रहे हैं। इंडिया में जब चालू हुआ तो सबसे पहले बेंगलोर में किया, फिर हमने चेन्नई में किया, फिर बेंगलोर में 2-3 मीट्स हुई हैं। तो इंडिया में अभी तक 8वीं या 9वीं मीट थी ये। तो ये जो बार बार, या तो मेरा ख्याल है कि सेम सेट ऑफ पीपल मिलते हैं, या जाहिर है कि उसमें कुछ कम होते होंगे, कुछ ज़्यादा जुड़ जाते होंगे, लेकिन कब तक कोई इंसान वही सब पुरानी पुरानी बातों को करता रहेगा? बोर नहीं हो जाते हैं आप लोग? देखिए इसमें क्या होता है, हर मीट में क्योंकि इतने लोग, देखिए पहली चीज़ तो हिंदुस्तानी फिल्म संगीत का और फिल्मों का खजाना इतना बड़ा है कि आप एक बूंद पे भी सालों बात कर सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है, जब भी हम कोई मीट लेके चलते हैं तो उसमें एक तो हमारे कुछ स्पेशल गेस्ट होते हैं जो स्पेशली संगीत से जुड़े रहते हैं। जैसे मन्नादा हमारी मीट में आए हैं, एस मोहिंदर आए हैं, SD बातिश आए हैं, प्लस अभी पिछले साल सुधा मल्होत्रा थी। इस बार अभी हम
जो चेन्नई में मिले थे, तो एक जनार्दन मित्ता करके सितार प्लेयर हैं जो रविशंकर के डिसिपल थे, और फिल्मों में उन्होंने सलील चौधरी से लेके ए आर रहमान तक के लिए सितार बजाया है। प्लस वी के रंगाराव जो कि भारत के सबसे पुराने कलेक्टर्स में से हैं, प्लस नए लोगों में अक्षय मनवानी जो साहिर पे और नासिर हुसैन पे जिन्होंने किताब लिखी है। तो यूजुअली मीट्स में हम क्या करते हैं कि उसे कुछ ना कुछ स्पेशल थीम्स दे देते हैं, तो हम फिर उस पर फोकस होकर बात करते हैं। कई बार जैसे कई लोगों के कमेमोरेटिव्स हम करते हैं, जैसे पिछली बार सी रामचंद्र की 100वीं जयंती थी तो उस पर कमेमोरेटिव किया, इस बार खयाम साहब पे कमेमोरेटिव था। तो प्लस जैसे कुछ पुराने नामों की हम बात करते हैं, खेमचंद प्रकाश पे हम चर्चा कर चुके हैं, दान सिंह जी पे इस बार हमने चर्चा की। तो या फिर हम कोई एक ऐसी थीम ले लेते हैं, जैसे इस बार हमारे एक मेंबर हैं, उन्होंने राज कपूर के सिनेमा में संगीत पे व्याख्यान दिया और एक काफ़ी अच्छा प्रेजेंटेशन दिया कि कैसे एक सोशल जो इंडिया का अपब्रिंगिंग था इंडिपेंडेंस के बाद, तो राज कपूर के सिनेमा के साथ कैसे वो ग्रो हुआ, कैसे चेंज हुआ, जो उसका क्या फेसेट था, उसमें किन किन लोगों का योगदान था, ख्वाजा अहमद अब्बास हैं या खुद राज कपूर हैं या उनके जितने शंकर जयकिशन उनकी टीम है। तो हर बार कुछ ना कुछ थीम अलग होती है, कुछ ना कुछ नया होता है। और देखिए, जब भी ऐसे लोग जुड़ते हैं जो पैशनेट हैं, तो एक और चाहत सबकी होती है एक्सप्लोर करने की। जैसे पिछली बार प्यारेलाल संतोषी पे हमने किया था, तो पीएल संतोषी को सब राजकुमार संतोषी के फादर की तरह जानते हैं, लेकिन उनके डायरेक्टर के रूप में कई जने जानते हैं, लेकिन लिरिसिस्ट के रूप में नहीं जानते। तो अधिकतर हम लोग उस पर बात करते हैं। जैसे इस बार सुधीर फड़के का 100वां साल है, तो हमारे एक सुरेश चांदमनकर जी हैं, उन्होंने सुधीर फड़के पे 1 घंटे का व्याख्यान दिया। तो इसलिए मेरे ख्याल से जो आप कह रहे हैं विषय अच्छा, और हर बार क्या है, इस जब भी मीट होती है तो लोकल तो उसमें लोग होते ही हैं, लेकिन हर बार जैसे अमेरिका से प्रतिनिधित्व होता है, दुबई से लोग थे, बम्बई, पूना, जयपुर, कलकत्ता, सब जगह से लोग आके जुड़ते हैं। तो कई बार कुछ जनों का सेट नया होता है, कई बार कुछ जने पहली बार आते हैं, लेकिन वो धीरे धीरे, और कई बार कुछ लोग हैं वो हमेशा आते हैं। तो वैसे तो देखिए, मेरा ख्याल है कि इस RMIM के ग्रुप में बहुत महत्वपूर्ण लोग होंगे, लेकिन ऑफ हैंड अगर आप हमारे लिए चर्चा करना चाहें, सिर्फ ये नहीं कि चेन्नई में कौन कौन लोग आए, जिन जिन लोगों को भी आप जानते हैं, ख़ास तौर पर डायस्पोरा मतलब विदेशों में रहने वाले लोग, उनके कुछ हमको प्रोफाइल, वो किस तरह के लोग हैं, क्या करते हैं, हमको बताइए, जो भी ऑफ हैंड आपको याद। देखिए, सबसे मेजर तो हमारा ये है कि बाइंडिंग फैक्टर म्यूजिक है, लेकिन यहाँ पे अलग अलग विधा के लोग हैं। जैसे हमारे प्रोफेसर सुरजीत सिंह हैं, वो रिटायर हो चुके हैं, वो फिजिसिस्ट रहे हैं। डॉक्टर गुरुबख्श सिंह बंगा हैं, वो यूएस में डॉक्टर हैं, और ये भी प्रोफेसर सुरजीत सिंह भी यूएस में ही रहते हैं। हाँ, यूएस में रहते हैं। तो यूएस में पूरा जो अलग अलग जगह टेक्नोलॉजी फील्ड में बहुत हैं, ऐसे लोग हैं जो ओरेकल में हैं, IBM में हैं, माइक्रोसॉफ्ट में हैं, गूगल में हैं, सब कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। विश कृष्णन हैं जो याहू से रहे, आपके UV रविंद्र हैं, बहुत सारे लोग हैं, लिंक्डइन में हैं, फेसबुक में, तो जो दुनिया में बड़ी बड़ी कंपनियों में काम करते हैं, लेकिन संगीत के लिए RMIM पे आके जुड़ते हैं। तो हर बार कोई ना कोई, इस बार जैसे चेन्नई में हमारे होस्ट अभय फडणीस थे, बेंगलोर में जब होता है तो पूरा एक ग्रुप है, वहाँ पे हमारे जो मेंटर हैं वो चिरंजीव सिंह हैं। चिरंजीव सिंह जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि वो रिटायर्ड IAS हैं और कर्नाटका के एज आपके एडिशनल चीफ सेक्रेटरी के पोस्ट से रिटायर हुए हैं काफ़ी, लेकिन जो हम उन्हें कल्चर आइकॉन कहते हैं, क्योंकि उनका जो भाषा पे, कल्चर पे, जो उनका जो जैसे पुराने लोग अनिल विश्वास हैं, सबसे उनका व्यक्तिगत रूप से सरकार में रहते हुए और उसके बाहर रहते हुए भी वो रहा है। तो उनकी अगुवाई में बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे चेन्नई में, कल्याण कोलचला हैं, चेतन मिंची, ये सब टेक्नोलॉजी कंपनीज में काम करते हैं और सब आपस में जुड़ के फिर जब वहाँ पे कार्यक्रम होता है तो सब ऑर्गेनाइज करते हैं। तो एक जगह के पर्टिकुलर एक टीम उसको होस्ट करती है, तो फिर वहाँ पे बाकी जगह से लोग आते हैं। तो टेक्नोलॉजी की कंपनीज के बहुत सारे लोग हैं, दुनिया भर की सबसे बड़ी बड़ी कंपनीज आप नाम ले लीजिए, SAP ले लीजिए, ओरेकल ले लीजिए, IBM ले लीजिए, सब वहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे RMIM में तो एक सदस्य की तरह जुड़े हैं। और ये एक और ख़ास बात है कि यहाँ पे सब बराबर हैं, कोई ओनरशिप नहीं है, है ना। तो सभी लोग आकर दरिया भी वही बिछाते हैं,
है ना। इनफॉर्मल सेशन में सब गाना भी गाते हैं और कुर्सियाँ भी वही लगाते हैं, माइक भी, संचालन भी वही करते हैं, कोई यहाँ पे फॉर्मल कुछ भी नहीं है, जो है सब जैसे और आते भी हैं, जैसे कई नक्शलालपुरी साहब आए थे, मतलब अलग अलग उसमें हमारे हर में कोई ना कोई एक अलग ऐसा शख्स होता है जो हमारे को आता है और कुछ विशेष जानकारियाँ, विशेष बातें। वीके मूर्ति हमारे लिए एक बहुत बड़ी याद है, जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार विजेता थे, कैमरामैन, जो फर्स्ट कैमरामैन थे जिनको कि दादा साहब फाल्के मिला था, वो हमारे उसमें आए और बड़े खुश हुए। इनफैक्ट हम लोगों का, इनमें भी जो लोग आते हैं वो बहुत खुश होके जाते हैं कि जिस किस्म का पैशन है, जिस किस्म से हम लोगों ने उनकी चीज़ें सहेज के रखी हैं और जिस किस्म की बातें। अब अभी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल में ब्रह्मानंद सिंह आए थे और आप यकीन नहीं मानेंगे, आर.डी. बर्मन को RMI में बहुत ऊंची जगह नहीं दी जाती। तो जब हमने R.D. बर्मन की फिल्म की स्क्रीनिंग बेंगलोर 2009 में रखी थी, तो बहुत से लोगों का क्या था कि RMI में इसकी क्या ज़रूरत है, क्रिटिकल वो था। और ब्रह्मानंद सिंह मेरे को परसों यहाँ पे जयपुर में मिले और वो कह रहे थे कि जो मेरे को क्वेश्चन आंसर सेशन, जो मेरा RMI में फिल्म मैंने 2 घंटे की दिखाई, लेकिन 2 घंटे तक क्वेश्चन आंसर सेशन चला, मतलब उसके बाद, और बोले उसके जैसा अनुभव मेरा आज तक नहीं हुआ। जिस लेवल पे बात हुई, तो जो लोग हैं, अब जैसे RMI का एक बहुत बड़ा योगदान मैं आपको बताऊं, अमेरिका में एक हमारे वो हैं विनय जैन, वो एक RMI पुरस्कार करके चलाते हैं। तो हर साल का संगीत हम 2006 से डॉक्यूमेंट कर रहे हैं और अभी भी हमारा RMI पुरस्कार इस साल का इस हफ्ते रिलीज होने वाला है। उसमें हम किसी मंच पे किसी को पुरस्कार नहीं देते, लेकिन हम उस साल के संगीत को डॉक्यूमेंट करने के लिए उस साल का संगीत सुनते हैं हर जना, आपको पसंद हो या नहीं हो। तो जो हर साल 15 से 20 जनों की जूरी मेंबर होती है पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड उसमें, और उसमें वो जूरी मेंबर उस साल के शॉर्टलिस्टेड 60-70 गानों को सुनती है। उसमें वो लोग भी हैं जिन्होंने 55 के बाद का संगीत सुनना छोड़ दिया है, लेकिन क्योंकि इस साल के संगीत को डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी है, तो उसको वो जूरी के हिसाब से उनको देते हैं। और अगर आप उसका क्वालिटी देखें उसके रिजल्ट्स की, तो हमारा गीतायन करके एक साइट है, उस पर वो पूरा का पूरा आर्काइवल है जो अभी तक के पुरस्कार हैं। उससे आपको अंदाज़ा लगेगा कि किस तरह से सहेज के रखा हुआ उन पुरस्कारों में उस साल के सर्वश्रेष्ठ संगीत को। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे हो सकता है कि देखने वालों को ये कुछ भ्रम हो रहा हो कि हिंदी फिल्म संगीत की बात हो रही है तो हिंदी इलाकों के ही ये सदस्य होंगे ज़्यादातर, जबकि हमको मालूम है कि हिंदी फिल्मी गानों को देश भर में और अब तो दुनिया भर में रहने वाले देशवासी सुनते और पसंद करते हैं। लेकिन ख़ासतौर पर अगर दक्षिण भारतीयों की बात करें, वो कैसे इसके साथ जुड़ पाते होंगे? मेरा ख्याल है कि RMI में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो उनकी हिंदी मूल भाषा नहीं है, लेकिन हिंदी फिल्म संगीत को बहुत पसंद करते हैं। अब उसका सबसे अच्छा उदाहरण मैं दूँ आपको कि RMI की इंडिया में जितनी मीट्स हुई हैं उनमें से अधिकतर चेन्नई या बेंगलोर में हुई हैं। इससे बेहतर आपको क्या एग्जांपल चाहिए? चेन्नई में अगर हम जाकर दान सिंह पे बात कर रहे हैं, या चेन्नई में अगर हम जाकर हुस्नलाल भगत राम पे बात कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ा जो बाइंडिंग फैक्टर है वो है टेक्नोलॉजी। अमेरिका में जब ये शुरुआत हुई तो वहाँ सबका जो कॉमन बाइंडिंग फैक्टर था वो टेक्नोलॉजी था और सब अपने देश को मिस करते थे। तो हिंदुस्तानी संगीत ने बहुत बड़ा योगदान दिया और हमारे इसमें हार्डकोर, आप केवल हिंदुस्तानी लोगों को छोड़ दीजिए, साउथ इंडियन छोड़ दीजिए, बांग्लादेश के लोग हैं, हॉलैंड के लोग हैं, जो कि जिनको हिंदी से प्रेम सिर्फ इसलिए हुआ कि हिंदी गीतों से प्रेम करते थे। और कहीं उनको फोरम एक ऐसा मिला, मैं अभी बेंगलोर में एक उनसे मिला था, डेविड क्या नाम है, तो वो हिंदी सिनेमा को आर्काइव कर रहे हैं और हम लोगों से बेहतर काम कर रहे हैं उसमें। तो ऐसा नहीं है, तो हिंदी सिनेमा और हिंदी फिल्म संगीत की पहुंच हिंदुस्तान से बहुत आगे है। और अगर आप मेजर आर्काइवर्स की बात करें तो उसमें ऐसे लोग भी हैं जो मूल रूप से हिंदुस्तानी नहीं है। आप साउथ इंडियन की बात छोड़ दीजिए, हिंदुस्तानी नहीं, लेकिन उन्होंने भी टेक्नोलॉजी के द्वारा बहुत बड़ा योगदान दिया है उसको सहेजने में, उसको संभालने में। तो हम लोग अब करीब करीब बातचीत के आखिरी हिस्से में पहुंचे हैं। आमतौर पर आप जैसे आदमी के साथ मुझे इतनी जल्दी आखिरी हिस्से में नहीं पहुंचना चाहिए, ये हमारे देखने वाले जानते हैं, लेकिन अभी कुछ मजबूरियों की वजह से हम अब आखिर में पहुंच गए।
कोई एक उदाहरण से बताइए कि इस तरह के ग्रुप या इस तरह का ग्रुप RMIM, उसमें क्या ऐसा है जो आपको निजी तौर पर बहुत, अगर ये ग्रुप ना होता तो आप कुछ मिस करते? बहुत कुछ मिस करता। एक तो जो दोस्ती संगीत के माध्यम से हुई है, शायद वो ज़िंदगी भर के लिए है, क्योंकि वहाँ किसी को किसी की ज़रूरत नहीं है। बाकी हमारे आज के रिश्ते अधिकतर ज़रूरतों पे आधारित हैं कि मेरे को आपका, फिर जो खासकर RMIM के बाद के जो दौर के जो सोशल मीडिया है उसमें ये है कि भाई तू मेरे को लाइक कर, मैं तेरे को, ट्रांजैक्शनल एक दूसरे का अप्रिसिएशन है कि भाई मैं तेरे को लाइक करता हूँ। लेकिन RMIM में ऐसा कुछ नहीं है। लड़ाइयाँ भी होती है लेकिन जो दोस्ती है वो कायम है इतने सालों से। मैं आपको एक बहुत उदाहरण देता हूँ जिसको कि मैं कोट करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि किस तरह के लोग मिले। एक सज्जन थे जिनका नाम लेना बहुत ज़रूरी है, सतीश कालरा। तो उनके जहन में जो फिल्में और फिल्मों की जानकारी भरी हुई थी, आप सोच भी नहीं सकते कि किस स्तर तक वो, लेकिन वो नहीं रहे। लेकिन वो कैंसर से ग्रसित थे और 2008 के आसपास उनकी मृत्यु हो गई। लेकिन उससे पहले उन्होंने RMIM मीट में जाना जारी रखा और फ़ोन से 2-2 घंटे अमेरिका में रहते थे और तबीयत खराब थी। तो जब वो कैंसर से ग्रसित थे तो उनकी एक समय ऐसी स्थिति हुई कि वो चीज़ों को भूलने लग गए और अंत समय तक लगभग सब कुछ उनकी मेमोरी जाने लगी। तो वो घर वालों को नहीं पहचानते थे कि ये कौन है, ये कौन है। उनको बताया जाता, डॉक्टर दिखाते थे, सेव दिखाया कि सेव है या नहीं। तो हमारे RMIM के, जैसे मैंने आपको, कुछ लोग उनसे मिलने गए आखिरी समय में, ठीक है ना। तो उनसे पूछा कि भाई कौन है, नहीं पहचान पाए। सेब दिखाया, नारंगी दिखाई, नहीं पहचान पाए। उनसे पूछा अच्छा बरसात में शैलेंद्र और हसरत जयपुरी के अलावा तीसरे लिरिसिस्ट कौन थे? और ये सवाल ऐसा है जो मैं गारंटी से कह सकता हूँ हिंदुस्तान में 99% लोगों को नहीं पता होगा। क्योंकि बरसात की भी हम बात करते हैं तो केवल शैलेंद्र और हसरत जयपुरी की बात आती है कि उन्होंने, इमीडिएटली आंसर आया रमेश शास्त्री। क्या बात है। तो अब ये देखिए, ये संगीत की ताकत है। और जिस संगीत की ताकत ऐसी है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड में, इस स्थिति में जब आप परिवार को भूल चुके हैं, जब आप आसपास की चीज़ों को भूल चुके हैं, फिर भी अगर आपकी इतनी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है तो उसके द्वारा जो रिश्ते बनते हैं उनकी इंटेंसिटी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो RMIM से मैं, ऐसा नहीं है, मैं तो 70 के दशक से सुन रहा हूँ। घर में हमेशा से संगीत का माहौल रहा, हमारी मदर की वजह से। हम शुरू से जयदेव, सलील चौधरी, कुमार गंधर्व बचपन से हमने सुना। लेकिन वहाँ पे आने के बाद एक अलग स्तर पे जिस तरह की मुलाकातें हुई, जिस तरह के लोगों से मिलना हुआ, जिस तरह की बात, एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं इन 4 साल पहले एक बहुत क्रिटिकल सिचुएशन से गुजर रहा था। मेरे फाइनल स्टेज का कैंसर डिटेक्ट हुआ था। तो उस समय RMIM के एक सदस्य थे जो डॉक्टर थे अमेरिका में। उन्होंने जो पॉसिबल मदद हो सकती थी और जो मेरे को समझा सकते थे, उन्होंने जो मदद की वो लगभग, मतलब लाइफ सेविंग जैसी मदद थी जो मेरे को बता सकते थे। तो कहीं उसकी वजह से मतलब एक उस तरह का रिलेशन भी है। और वहाँ बाइंडिंग फैक्टर कोई परिवार नहीं है, कोई रिश्तेदारी नहीं है, कोई ज़रूरतें नहीं है। वहाँ जो बाइंडिंग फैक्टर है वो सीधा सीधा म्यूज़िक से कनेक्ट है और एक तरह के म्यूज़िक को पसंद करने वाले लोग हैं और नहीं भी करने वाले हैं। अगर हम उसको पसंद नहीं भी करते तो दूसरा जना जो पसंद कर रहा है तो उसकी वजह जानने की उत्सुकता और उसका पॉइंट ऑफ व्यू जानने की उत्सुकता कहीं ना कहीं हमें बहुत कुछ नया सिखाती है। और आखिर में हमको बताइए कि हमारे वो देखने वाले जो इस RMIM से जुड़ना चाहते हैं तो वो क्या करें? गूगल ग्रुप्स पे RMIM सर्च कीजिए, आपको उस पे RMIM के बारे में मिलेगा और पुराने 1992 से अब तक के आपको मिलेंगे। हिंदी फिल्म संगीतकारों पे किताब आई है धुनों की यात्रा, उसमें RMIM का बहुत जिक्र है जो पंकज राग की लिखी हुई है और बहुत बड़ा, बहुत अच्छा डॉक्यूमेंटेशन है। इसके अलावा RMIM पे एक किताब प्रोफेसर सुरजीत सिंह ने कंपाइल की है हमारे आर्काइव से, द ओमनी बस करके, वो अमेज़ॉन और उस पर आपको मिल सकती है। इसके अलावा गूगल पे आप RMIM सर्च कर लीजिए। इसके अलावा फेसबुक का ग्रुप है, या जब हमारी कुछ मीट्स होती हैं तो उसकी इवेंट्स क्रिएट करते हैं। और जो अखबार हैं जैसे जितने भी हैं तो कई अखबार उसे कवर करते हैं, तो ढूंढेंगे तो ज़रूर मिलेगा।
और आप केवल RMIM सर्च कर लें तो उससे आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा। फेसबुक पे ग्रुप बना हुआ है, डेडिकेटेड ग्रुप, जिसमें 1000 के ऊपर मेंबर्स हैं, और जो पुराने मेंबर्स हैं वो अभी भी वैसे जुड़े हुए हैं। और क्योंकि अब न्यूज़ ग्रुप्स का अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन फिर भी गूगल ने उसे आर्काइव करके रखा हुआ है, तो आपको पुराना जो डॉक्यूमेंटेशन है वो वहाँ पे मिलता है। मैं आपको एक बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। दूरदर्शन हमारे लिए बहुत बड़ी मेमोरी रहा है, पर ऐसा भी हुआ कि हमने, जैसे आराम फिल्म थी देवानंद की, 13 साल में उम्र में देखी, छोटी छोटी बातें, मोतीलाल की एक फिल्म थी जो 14 साल की, हमारे जहन में कहीं अटक गई, लेकिन वो किसी भी म्यूज़िक कंपनी पे उनका म्यूज़िक अवेलेबल नहीं था, कहीं पे भी उनको दोबारा नहीं दिखाया गया। जब RMIM पे मैं जुड़ा तो मैं इतने सालों से जिन गानों को दोबारा ढूंढ रहा था, जिन फिल्मों को दोबारा ढूंढ रहा था, 1 मिनट के अंदर मेरे को दुनिया भर से वो कम से कम 5 या 6 जनों से मिल गया। यानी जिस तरह से संगीत को सहेज के रखा है, बना के रखा है, और जिस तरह से उसको बांटा जा रहा है, उसमें RMIM ने बहुत बड़ा काम किया और मेरी ज़िंदगी में बहुत बड़ा रोल है उसका। जब मैं खुद RMIM का मेंबर 2007-8 के वर्षों में बना, तब मैंने एक ट्रेल में ऐसी एक बहस में पढ़ा, और वो बहुत इंटरेस्टिंग मेरे जहन में रह गया कि जो खुर्शीद अनवर के बेटे, मेरा ख्याल है इरफान अनवर, ख्वाजा खुर्शीद अनवर के बेटे इरफान अनवर शायद ना, उनको कोई किसी एक गाने की तलाश थी, और वो गाना आखिर में उनको आगरा में एक ऐसे व्यक्ति के पास, ऐसे कनौसियर के पास मिला। सुनते हैं कि जिन्होंने रेडियो सिलोन के सारे गाने अपने कैसेट में रिकॉर्ड करके इस तरह रखे थे कि अगर वो ज़मीन से उसका ढेर बनाया जाए तो वो कहीं छत तक जाता था। हेमचंद्र जैन, और मुझे मालूम नहीं उनका नाम, और उन टेपों में से सबको सुनना बड़ा मुश्किल काम था, लेकिन आखिरकार वो गाना शायद निकला। यहाँ एक छोटी सी बात जोड़ना चाहूँगा, जब भी हमारी RMIM मीट्स होती हैं तो कोई ना कोई इस बात की जिम्मेदारी लेता है कि एक RMIM कमेमोरेटिव बनाया जाए। तो उसमें हम एक कलाकार का एक कमेमोरेटिव बना के डिस्क्स क्रिएट करते हैं। तो एक हमारे नरसिंह वगीश जी हैं अमेरिका में, उन्होंने 1931 से 1970 तक के 10 DVD का सेट शेयरिंग के लिए बना रखा है, जो कि जिसको भी सुनना हो उसको ले सकता है। इसके अलावा जो भी चीज़ पब्लिक डोमेन में, अगर हम कॉपीराइट और लाइसेंस की बात करें तो एक सबसे अच्छी बात है, हमारे यहाँ जो फिल्म सिनेमा का जो कॉपीराइट है, सिनेमा और सिनेमा संगीत का, वो 60 साल का है, फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिश, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ डेथ ऑफ ऑथर। तो यानी कि 1960 से पहले का अब तक जो है वो लगभग सब पब्लिक डोमेन में है। तो उस पर बाकी जगह पे कंपनीज को एतराज़ हो सकता है, पर अधिकतर जो RMIM का फोकस टाइम है वो भी यही है। नए संगीत पे इतना नहीं, हालांकि नया संगीत पे भी उसमें चर्चा होती है, बात होती है, लेकिन फिर भी जो फोकस है वो है। तो कहीं ना कहीं जिस वजह से जुड़े हुए हैं वो सारा, तो उस फिल्मों का आदान प्रदान हो तो उसमें, और बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने सिनेमा के डॉक्यूमेंटेशन पे बहुत काम किया। एक गौतम चौधरी हैं जिन्होंने सलील चौधरी के ऊपर लगभग सारा का सारा उनका जो है एक वेबसाइट में डाल रखा है। एक कौस्तुभ पिंगले हैं जो दुबई में है, जिन्होंने फोटोग्राफ्स का जो उनका कलेक्शन है, जो वो इतना गजब का है, ज़बरदस्त का है। सिनेमा मैगजीन्स हैं पुरानी, वो हैं। तो सब लोग मिल के कहीं ना कहीं एक आर्काइव बनाने की कोशिश में है, जो कि पब्लिक एक्सेस में हो। उसका मुख्य उद्देश्य है जिसको बांटा जा सके और फैलाया जा सके। तो आखिर में अगर ये बताइए पवन जी, चूँकि हम लोगों ने बात पूरी तरह से RMIM पर ही फोकस रखी है, इस सिलसिले में कोई चीज़ छूटी हो तो अभी आप कह सकते हैं, फिर हम लोग प्रोग्राम वाइंड अप करेंगे। देखिए, मेरा ये मानना है कि हमारे देश में आर्काइवल का कल्चर नहीं है, और कहीं ना कहीं जनरेशन्स को ये बताने की ज़रूरत है कि पुरानी चीज़ों को सहेजना कितना ज़रूरी है और सहेज के बांटना कितना ज़रूरी है। तो एक तो मेरा ये मानना है कि आर्काइवल को कहीं ना कहीं अगर हम एकेडमिक का हिस्सा बना सकें, अगर आपके कार्यक्रम के थ्रू ये बात जा सके कि भाई किस तरह से एक संगीत का आर्काइवल अलग है कि इन जनरल आर्काइव। आप देखिए हमारे मॉन्यूमेंट्स का हम क्या हाल करते हैं, हमारे जो हिस्ट्री है किसी को नहीं पता। और दूसरा, आज की तारीख में एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है कि व्हाट्सएप और फेसबुक के आने के बाद इतना नेगेटिव और फेक कंटेंट, क्योंकि कंटेंट की ज़रूरत है, तो इतना गलत कंटेंट भी आ रहा है। तो कहीं ना कहीं एक वैलिडेशन, वेरिफिकेशन, ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत है ऐसे लोगों के द्वारा जो रियली नॉलेजेबल हो,
तो रियल नॉलेज में मेरे ख्याल से RMI बहुत काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट करता है उस रियल नॉलेज को संभालने में, सहेजने में। तो बहुत बहुत शुक्रिया पवन जी, आपने हमारे लिए इतना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। ये थे पवन झा जो कि हिंदी फिल्म हिस्टोरियन हैं। इसके अलावा भी ये तो जो मैंने हिंदी फिल्म हिस्टोरियन कहा, ये तो उनका एक बहुत छोटा परिचय है। वैसे वो IT प्रोफेशनल हैं, लेकिन फिल्मों में ही उनकी आत्मा बसती है और फिल्मों के तमाम पक्षों पर वो लगातार काम करते रहते हैं और वो एक तरह से चलते फिरते, अगर हम कहें तो आज इंसाइक्लोपीडिया भी हैं। उम्मीद करते हैं कि पवन जी के साथ हम आने वाले दिनों में एक लंबी बातचीत, जिसमें और उनकी दूसरी चिंताएं भी शामिल होंगी, वो सब हम करेंगे। आप देख रहे हैं गुफ्तगू पवन झा जी के साथ ये बातचीत हुई। कुछ कहना चाहते हो तो आप हमें लिख सकते हैं feedback.rstv@gmail.com पर। और इस हफ्ते जो प्रतिक्रियाएं आपकी हम तक पहुंची हैं, उनमें से एक प्रतिक्रिया फ़िलहाल आपके लिए।